Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. As you know, we have started our lesson number second, Discovering Tut. The saga continues. तो इसके अंदर की जैसे कि आपको पता है 1922 के अंदर हावर्ड कार्टर नाम के एक साइंटिस्ट ने, एक वैज्ञानिक ने किंग टट की जो टूम थी उसको खोज निकाला था। उसके बाद उसमें जो भी खजाना मिला वो हमने कल पढ़ा था इसके अंदर। और आज आगे बात करेंगे उसमें। अगर archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on fascinating details of life and intriguing mysteries of life. आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी होता है जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जो पुरातत्व विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो कहना है कि जो पुरातत्व जो विज्ञान है वो अब बदल चुका है। सब्सटेंशियली का मतलब क्या होता है? काफ़ी हद तक जो चेंज हो चुका है। ठीक है, इन द इंटरवेनिंग होता है जो बीच, इंटरवेनिंग डिकेट्स जो बीच का जो समय है। ठीक है, जब से इसकी खोज हुई है और अब तक ये जो बीच का जो समय है उसमें जो है आर्कियोलॉजी है, जो पुरातत्व विज्ञान जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब पहले क्या होता था? फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर। पहले तो जो ट्रेजर जो मतलब डेड बॉडी है उसके साथ खजाना क्या मिलेगा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस, उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता था, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन अब क्या है? अगर फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स, जो फैसिनेटिंग जो डिटेल्स हमें मिलेंगी, जो दिलचस्प, फैसिनेटिंग मीन्स होता है दिलचस्प, जो हमें डिटेल्स मिलेंगी उनकी लाइफ के बारे में, वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इंट्रिंजिंग क्या होता है? जो जिज्ञासु, मतलब हमें जो जिज्ञासा रहती है ना बॉडी के साथ क्या मिलेगा, उसकी लाइफ के बारे में हमें जानने को मिलेगा, उसके ऊपर ज़्यादा अब स्ट्रेस दिया जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा दबाव डाला जाता है। आज की जो आर्कियोलॉजी है वो खजाने के ऊपर ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, वो जीवन के ऊपर ज़्यादा वो स्ट्रेस देते हैं। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। और आज की जो आर्कियोलॉजी है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मीन्स क्या होता है? जो एडवांस हो। ठीक है, जो आज के रूप में जो प्रैक्टिकली ज़्यादा प्रभावशाली हों, इफेक्टिव हों, उन्हीं टूल्स का उपयोग किया जाता है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। और जिसके अंदर क्या क्या ऐड हैं? मेडिकल टेक्नोलॉजी। ओके, आज की जो हमारी जो मेडिकल जो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई प्रोफाइल है वो यूज़ की जाती है। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कह रहे हैं कि 1968 की बात कर रहे हैं कि लगभग 40 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं कार्टर की जो डिस्कवरी, उन्होंने जो खोज की थी। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि कार्टर ने, जो हॉवर्ड कार्टर है, उसने डेड बॉडी की जो कब खोज निकाली थी उसकी। आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था, शुरुआत में बता दिया था जब ये वीडियो शुरू हुई है। कब कब की बात है ये? 1922। और अब ये कब कह रहा है? 1968। ठीक है, अब कह रहे हैं लगभग 40 सालों से ज़्यादा की बात है। ठीक है, Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact: beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. अब क्या है, जब 1968 में, मतलब 40 साल से भी ज़्यादा, क्या आपको पता है टाइम हो चुका है उसकी खोज को, उसकी डेड बॉडी खोज निकाली है। तो अब जो है प्रोफेसर्स ने एन एनाटोमी होता है शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, एनाटोमी क्या है? एक शरीर रचना विज्ञान, मतलब जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ टू मेक अ बॉडी, कोई भी शरीर कैसे बनता है उसकी साइंटिफिक अध्ययन होता है उसका। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन होता है। तो उसके अंदर क्या है, प्रोफेसर ने एक्सरे किया उस मम्मी का, टट की जो बॉडी है उसकी एक्सरे किया, एंड रिवील का मतलब क्या होता है? दिखाना। और उन्होंने क्या चीज़ दिखाई? एक मतलब एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट था कि बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, की जो रेजिन है उसकी जो मतलब जब उसको मम्मी बनाया गया तो उसके कपड़ा लपेट के उसके ऊपर एक मतलब, जब मैंने बताया था राल, एक वर्ड, एक मतलब गोंद टाइप होता है, वो यूज़ किया गया, उसके अंदर एक द्रव था। तो उसकी वजह से क्या हुआ? दैट केक्स मैंने होता हार्ड, मतलब कोई ऐसे को मोटा द्रव आपने यूज़ किया, उसका लेप लगाया किसी भी चीज़ के ऊपर, और वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका, उसको केक्स बोलते हैं। केक वर्ब की तरह अगर हम यूज़ करते हैं तो केक उस सेंस में। लेकिन केक हम जो नॉर्मल बर्थडे के ऊपर या किसी भी खास अवसर पर हम जो यूज़ करते हैं वो भी केक है, वो एज ए नाउन है। एज ए वर्ब मतलब कोई भी ऐसा कोई द्रव जिसका मोटा लेप लगाओ और वो काफ़ी सख्त हो जाए, बहुत हार्ड हो जाए। तो कह रहा है कि उसने रेसिन ने उसकी जो चेस्ट थी उसको काफ़ी हार्ड कर दिया, तो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया था उससे, उसके जो शरीर था।
हिज ब्रेस्ट बोन, उसकी जो गले की जो छाती की जो हड्डियां थी, ब्रेस्ट बोन वो, और फ्रंट रिब्स, और जो सामने की जो मतलब पसलियां जो थी वो मिसिंग थे, वो वहां पर नहीं थे। अब कह रहे टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग can be done with computer tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtuous body। अब आज की बात कह रहे हैं कि डायग्नोस्टिक क्या होता है, मतलब समस्या को पहचानने से संबंधित ऐसी कोई मतलब ये टेक्नोलॉजी है। क्या है, जैसे सीटी स्कैन में क्या आता है, हमें पता नहीं अभी, हम दर्द तो हो रहा है लेकिन इसका हमें ये नहीं पता किस वजह से हो रहा है, तो उस वजह को जानने के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर खोले होते हैं। तो डायग्नोस्टिक इमेजिंग मतलब जो सीटी स्कैन किया जाता है ना, सीटी स्कैन आपने सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ इमेज ली जाती हैं अलग अलग एंगल से, जिससे कि आपके वो कोई प्रॉब्लम है तो उसको पकड़ा जा सके। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन, तो ये कुछ कर सकते थे सीटी स्कैन, ठीक है, बाय जिसकी वजह से हम के हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज लिए जाते हैं, मतलब 100 से ज़्यादा एक्सरे लिए जाते हैं बॉडी के, और उनको इकट्ठा किया जाता है जैसे कि ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं ना, उसी की तरह, और एक वर्चुअल, एक जो वास्तविक बॉडी होती है वो बनाने के लिए हमें एक मतलब उसकी वास्तविक जो बॉडी थी वो कैसी होगी उसकी इमेजिनेशन की जाती है उन एक्सरेज के द्वारा। वट मोर वुड और सीटी स्कैन रिवील, अब जो सीटी स्कैन है वो क्या रिवील मतलब दिखाना, क्या दिखा सकता है या क्या एक्सप्रेस कर शोन कर सकता है ऑफ टट देन एक्सरे, एक्सरे की तुलना में सीटी स्कैन क्या दिखा सकता था। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, और जो दो सबसे बड़े जो क्वेश्चन थे उसके बारे में, उसकी बॉडी के बारे में, क्या उनके बारे में पता लगा सकते थे, उनको सुलझा सकते थे कैसे। हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और वो उसकी उम्र कितनी होगी जब उसकी मृत्यु हुई थी। किंग टट्स डिमाइस वाज अ बिग इवेंट, डिमाइस के तो मौत, जो किंग टट उसकी जो मौत जो थी वो बहुत बड़ा एक इवेंट थी, बहुत बड़ी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, और यहाँ तक कि रॉयल स्टैंडर्ड्स की जो जो परिवार थे, राजशाही जो परिवार थे, उनके लिए भी बहुत बड़ी एक घटना थी ये, दुर्घटना बहुत बड़ी थी। ये कह रहे हैं कि ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, कि वो अपनी जो परिवार की जो मतलब लाइन, मतलब जो अपने वंश का एक आखिरी मेंबर था। एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रेटल ऑफ डायनेस्टी, डायनेस्टी क्या होता है, राजवंश, और वो कह रहे हैं कि उसका जो क्रिया जो मतलब जो उनकी जो दाह संस्कार हुआ था वो किसकी मृत्यु थी, वाज द डेथ रेटल ऑफ डायनेस्टी, उस राजवंश की मौत थी। उसकी मौत न केवल उसी तट की मौत थी, वो पूरे पूरे राजवंश, क्योंकि वो ही वाज द लास्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली, वो जो परिवार था, राजशाही परिवार था, उसका लास्ट मेंबर था। और अब जो डेथ रेटल, रेटल मैंने वैसे तो जो झुंझुना होता है, या एक आपने रेटल स्नेक सुना हो जिसकी पूंछ के ऊपर लगा होता है वो आवाज प्रोड्यूस करता है ना वो, तो यहाँ पर जो डेथ रेटल है इसका मतलब क्या होता है कि मरते समय कोई इंसान जब बोलने की कोशिश करता है, मतलब आखिरी सांसें चल रही होती है लेकिन वो हमें समझ नहीं आता वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं। अगर आप सर्च करोगे तो आपको डिटेल में इसके बारे में पता चल जाएगा डेथ रेटल क्या होता है। तो कह रहे हैं कि जो किंग टट है उसकी मृत्यु राजशाही वंश परिवार की मृत्यु थी। ओके, बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर, लेकिन जो कह रहा है कि उसका मरना, पासिंग अवे मतलब क्या होता है मरना, और आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ होता है मौत के बाद क्या हुआ होगा वो सब, आफ्टरमैथ मतलब परिणाम, और उसका परिणाम क्या हुआ वो सब अनक्लियर था। मतलब जो उनका जो उन्होंने एक शासन व्यवस्था जो चलाई हुई थी उसका क्या बना, उसको किसी और ने मतलब ओवरटेक किया, किसी और का वहां पर शासन हुआ, वो सब अब मिसिंग था। क्या हुआ होगा उसके परिवार के साथ क्या नहीं। अब आगे कह रहा है एमेनहोटेप III Tut's father or grandfather was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age। एमेनहोटेप III, अब ये किसके बारे, अब जो उनके वंश के जो और जो राजा महाराजा थे उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो बंदा था एमेनहोटेप, ये जो टट के फादर थे या ग्रैंडफादर, या तो उनके पिता थे या उनके दादाजी थे। वाज अ वंडरफुल फेरो, वो एक बहुत शक्तिशाली पावरफुल
किंग थे जिन्होंने मतलब वहाँ पर राज किया था लगभग 40 दशक तक एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज। अब ये 18th डायनेस्टी गोल्डन एज का मतलब क्या होता है, ये एक वर्ड मतलब द 18th डायनेस्टी इज क्लासिफाइड as the first dynasty of the new kingdom of Egypt. The era in ancient Egypt achieved the peak of its power. मतलब क्या है, आपको मैंने पहले बता दिया। डायनेस्टी क्या होता है, एक राजवंश, राजवंश परिवार की एक, मतलब उनकी जब शुरुआत हुई ना, जैसे किंग टट है तो उनका जो राजशाही परिवार था, उन्होंने पहली बार शासन किया था इजिप्ट के ऊपर, तो उसको बोला जाता है। ठीक है, तो उनकी शुरुआत हुई थी इनसे, अमेनहोटेप। इन्होंने मतलब सबसे पहले जो इजिप्ट के ऊपर इनके परिवार ने शासन यहाँ से शुरू किया था। और ये एक ऐसा समय था जब इजिप्ट के जो राजा थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और उस पावर को अचीव किया था। पीक ऑफ इट्स पावर मतलब वो अपनी जो शासन के बिल्कुल चरम सीमा पर थी। और 18th जो डायनेस्टी है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये पीरियड है लगभग 1550 से 1292 BC। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड आपसे मतलब ये पूछ ही लिए 18th डायनेस्टी मतलब एज का टाइम पीरियड कौन सा रहेगा, ये लगभग 1550 से लेकर के 1292 BC। ठीक है, ये टाइम पीरियड इसका रहेगा। जैसे कि आपको पता ही है लगभग 3300 मतलब साल पहले की बात है जब वो राजा था किंग टट। अब देखो उनके जो दादाजी हैं उसके बाद उनके फादर भी आए होंगे या कोई और भी है, तो ऐसे राजवंश परिवार उनका आगे आगे चलता रहा। अब आगे कह रहे हैं हिज सन अमेनहोटेप फॉर द फोर्थ। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, हिज सन अमेनहोटेप द फोर्थ सक्सीडेड हिम एंड initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt। और आप आगे जो इनके बेटे आए अमेनहोटेप द थर्ड के बाद अमेनहोटेप द फोर्थ, उन्होंने क्या किया, वो सबसे ज़्यादा जो ये टाइम पीरियड था जो उनका शासन जो था सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज विचित्र टाइम पीरियड माना जाता है। क्यों, अब ये बताएंगे आगे। कहने कि द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन। जो नए फेरो जो थे, कौन, अमेनहोटेप द फोर्थ। अब इन्होंने क्या किया, एक नया मतलब वर्शिप, एक नई मतलब किसी प्रमोट किया किसकी, वर्शिप ऑफ एटम द सन डिस्क। जो सूर्य देव थे उनकी पूजा को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। अब क्या किया, चेंज हिज नेम टू, कह रहा है अब उनका पहला जो नाम था वो अलग था। क्या नाम था उनका, जैसे कि आपके यहाँ पर है, कह रहे हैं कि अमेनहोटेप द फोर्थ जो उनका नाम था अमेनहोटेप, उन्होंने अब आखिनाटन अपना जो नाम चेंज कर लिया था, अमेनहोटेप से आखिनाटन और द सर्वेंट ऑफ एटन। ठीक है, एटन मतलब जो दो सूर्य देव है उनको, अब उनको उन्होंने अपने आप को क्या कहा, एटन मतलब द सर्वेंट ऑफ एटन मतलब जो सूर्य देव का जो नौकर हो या उनका सर्वेंट हो आगे। ठीक है, अपने आप का नाम एखेनेटन कर लिया था। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एखेनेटन नोन नाउ एज अमरना। और उन्होंने अपनी जो एक राजधानी जो थी पहले, उसका वो कौन सी थी, जो थेब्स। ठीक है, थेब्स जो राजधानी थी उसको बदल के उन्होंने आखिनाटन नाम लिख लिया, जो आज के नाम आज अमरना के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, उनकी पहले राजधानी थी थेब्स, जो शुरू से उनके फादर ग्रैंडफादर ने रखी हुई थी, लेकिन उन्होंने उसको एखिनेटन के रूप में बदल लिया और आज के नाम जो अमरना के नाम से जो जानी जाती है। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग आमोन अ मेजर गॉड। और उन्होंने अपनी जो कंट्री थी, देश था, उसको और शोक डाला मतलब और प्रॉब्लम में क्रिएट किया। क्या, उन्होंने जो आमून उनके जो मेजर गॉड थे उनको तोड़ दिया। ठीक है, उनके जो भगवान थे, स्मैशिंग हिज इमेजेस, उनकी जो मूर्तियां थी उनकी जो फोटोज थी उनको उन्होंने तोड़ दिया। और क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उनके जो मंदिर थे उनको भी इन्होंने बंद कर दिया था। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम। ये बहुत ही बेकार समय मान लीजिए, बहुत ही डरावना समय था लोगों के लिए। सैड रे जॉनसन, ये कौन कह रहे हैं, रे जॉनसन कह रहे हैं। रे जॉनसन कौन है, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर। ठीक है, मतलब ये डायरेक्टर हैं
यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर, जो शिकागो है उसका जो रिसर्च सेंटर है जो लक्सर के अंदर है, वहाँ के डायरेक्टर हैं द साइट ऑफ एशियंट थेब्स, जो कि एशियंट जो थेब्स है वहाँ पर ये जगह है, वहाँ पर ये सेंटर है। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, और वो ये भी लिखते हैं कि जो परिवार है, जो राजशाही परिवार है, जो फैमिली है, जिन्होंने सालों से मतलब बहुत सेंचुरी से इसके ऊपर राज किया था, वो खत्म होने वाले थे। एंड देन अखिनाटन वेंट अ लिटिल वैकी, और लास्ट में जो अखिनाटन जो थे वो मतलब पागल से हो गए थे लास्ट, मतलब क्योंकि उन्होंने जो आमून है, जो भगवान है उनके, उनको उनके जो मंदिर है वो बंद कर दिए, और उनकी जो मूर्तियां थी उनको भी उन्होंने तोड़वा दिया था, और नया उन्होंने एक वर्शिप, एक नई पूजा अर्चना करने की शुरुआत की, वो थी सूर्य देव की, और अपना नाम भी उन्होंने अमेन्होटॉप से आखिनाटन नाम रख लिया था, जिसका मतलब क्या होता है, सर्वेंट ऑफ एटन। आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी हम कल करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग आगे बनती जा रही स्टोरी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।